नमस्कार दोस्तों, सीमांत एकेडमी देहरादून में आपका स्वागत है। आज देखते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। और हिंदी व्याकरण में ये पूरा वो पाठ्यक्रम है जो आपका आयोग ने जारी करा है। आप सभी जानते हैं कि आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे वीडियो, बीपीडीओ, उनके लिए जो सिलेबस दिया है और इन पे हमें ये जानना है कि जो पूरा सिलेबस है इनमें से क्या बातें ध्यान रखनी है और क्या बातें समझनी है। और कुछ ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिनका ज़्यादा महत्व नहीं है, यानी जो हम खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें समझना जरूरी है। और दूसरा मैं ये बता दूं कि जो ये सिलेबस पढ़ेंगे हम, इसके बाद की जो नियमित क्लासें रहेगी उन क्लास में केवल हमारा उद्देश्य रहेगा याद करना। ठीक है, तो विस्तार से नहीं पढ़ेंगे कुछ भी टॉपिक को, यानी सीधा फैक्ट पढ़ेंगे और उनको साथ साथ याद भी करेंगे। आइए चलते हैं। अगर यहाँ पर पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक दिया आयोग ने हिंदी भाषा का विकास। और हिंदी भाषा के विकास से उन्होंने एक और शब्द जोड़ा, भाषा। ठीक है, कि भाषा क्या होती है। तो ये तो आप सभी को पता है कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार की तो सभी हम बातें नहीं करेंगे, सब बात आप सब जानते हैं कि भाषा क्या होती है। सीधा हम यहाँ पर टॉपिक ये पढ़ेंगे कि जो भाषा का विकास है, भाषा का विकास कैसे कैसे होता है। क्रमबद्ध टॉपिक को जानेंगे। ठीक है, जिनमें से पहला रहेगा संस्कृत। संस्कृत भाषा का विकास कब होता है उसका टाइम पीरियड जानेंगे। उसके बाद जो इस भाषा विकास का जो अंतिम टॉपिक रहेगा वो रहेगा बोली। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत कितनी उपबोलियां आती हैं और कितनी बोलियां आती हैं, और किन किन क्षेत्रों में वो बोलियां बोली जाती है, इस तरीके से जानेंगे इस टॉपिक में। और उसके बाद समझेंगे हम लिपि। लिपि में क्या जानेंगे, लिपि में आयोग ने एक और बात ये ऐड करी है कि जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी जो लिपि है, इस लिपि का अन्य किन किन भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो लिपि समझेंगे। लिपि भी आपको सभी को पता है कि लिपि क्या होती है, लेकिन मुख्य मुख्य बातें क्या ध्यान रखेंगे कि देवनागरी लिपि का अन्य भाषा में कहाँ प्रयोग होता है, और उसके बाद लिपि के गुण और दोष, और लिपि का विकास भी पूछा गया है कि लिपि का विकास कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गुण दोष की बात की जाए तो गुण दोष जो गुण दोष वाला टॉपिक है, तो यहाँ पर गुण दोष की बात की जाए तो गुण दोष वाला जो टॉपिक है ये किसी न किसी अन्य लिपि के साथ तुलनात्मक भाव से पढ़ना होगा। जैसे अगर हम रोमन लिपि की बात करें या देवनागरी लिपि की बात करें, तो दोनों को एक दूसरे के तुलना में जानना होगा। फिर हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो देवनागरी लिपि है इसकी क्या अच्छी बातें और क्या बुरी बातें हैं, यानी गुण दोष हमें स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद जानेंगे व्याकरण। व्याकरण वाला टॉपिक आएगा, और व्याकरण में ये जानेंगे कि व्याकरण में आप सभी को पता है कि व्याकरण की कितनी इकाइयाँ रहती है, 3 इकाई रहती है। ठीक है, जिनमें से पहली कौन सी है, वर्ण विचार, दूसरी है शब्द विचार, तीसरी है वाक्य विचार। तब इन सभी इकाइयों में बारी बारी से बात करेंगे। पहले बात करेंगे वर्ण विचार के ऊपर, और वर्ण विचार के अंतर्गत कितनी इकाइयां आती हैं, क्या क्या मुख्य बातें हैं, और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर जानने हैं। अगर हम वर्ण विचार की बात करें तो वर्ण विचार में जो पहला टॉपिक रहेगा वो वर्णमाला का रहेगा। और वर्णमाला में आप भली भांति जानते हैं कि उच्चारण स्थान को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछली जो परीक्षाएं हुई है उनमें भी वर्णमाला में उच्चारण स्थान को लेकर बहुत सारे सवाल बने हैं, और आगे भी ऐसी संभावना रहती है। तो वर्णमाला में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे संधि। संधि जो आयोग ने सिलेबस पे दी है वो केवल स्वर संधि दिए हैं, तो हम स्वर संधि को अच्छे से जानेंगे। और स्वर संधि पे केवल 3 बातें ध्यान रखेंगे। संधि करना, यानी संधि कैसे करते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, और संधि पहचान कैसे करते हैं। तो केवल 3 बातें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है वर्तनी। वर्तनी में क्या जानना है कि वर्तनी में भी 3 बातें ध्यान रखेंगे। पहले वर्णगत वर्तनी, दूसरी शब्दगत वर्तनी, तीसरी वाक्यगत वर्तनी। इन तीनों इकाइयों में जो अंतर आता है, यानी जो 2 ध्वनियों के बीच मतभेद होता है या लेखन में अंतर आता है, उनको स्पष्ट कैसे करते हैं ये जानेंगे। अगर उनको स्पष्ट कर लिया तो सीधा ये मतलब है कि हम शुद्ध कैसे लिखते हैं, जितनी भी अशुद्धियां रहती हैं उनको ठीक कैसे करते हैं। ठीक है, और फिर आगे बात करेंगे शब्द विचार। शब्द विचार वाला टॉपिक जानेंगे। शब्द विचार में क्या है कि अगर शब्द विचार के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं, जिनमें से पहला है व्याकरण,
व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, लास्ट है प्रयोग के आधार पर शब्द। ये बारी बारी से एक एक टॉपिक जानेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि शब्द विचार के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं, जब तक हम ये पूरा पढ़ते हैं तब तक कम से कम आपकी आदि व्याकरण कंप्लीट हो जाती है। पूरा आदि व्याकरण का पोर्शन इसी शब्द विचार के अंतर्गत आता है। उसके बाद है वाक्य विचार। वाक्य विचार में कैसे जानेंगे कि जो वाक्य विचार है ये वाक्य विचार में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो वाक्य विचार में टॉपिक दिए हैं, जैसे प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द। यहाँ पर भी आप भली भांति जानते हैं कि कुछ भी प्रश्न पूछते हैं वाक्य से संबंधित, कि कोई भी वाक्य दिया गया उनमें से बोला जाता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। इस प्रकार के सवाल बनते हैं वाक्य विचार से संबंधित। और उसके बाद करेंगे हम अन्य बिंदु के ऊपर चर्चाएं। अन्य बिंदु कौन से हैं, जैसे लिंग हो गया, वचन हो गया, लोकोक्तियां होगी, मुहावरे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिंग वचन की बात करें तो यहाँ पर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर सवाल ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, तब तो आसान बात है। लेकिन कभी ये पूछा जाता है कि कुछ शब्द अपने आप को सदैव स्त्रीलिंग में प्रदर्शित करते हैं और कुछ शब्द सदैव अपने आप को पुल्लिंग में प्रदर्शित करते हैं, तब हमें यहाँ पर क्या जवाब देना है। ठीक है, किस प्रकार से उस सवाल का जवाब देंगे तो ये जानेंगे। और वचन में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, यानी वचन पे तो आप सभी जानते हैं कि वचन दो रहते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो ही रहते हैं, संस्कृत में तीन रहते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो एक वचन में तो सभी ऐसे आते हैं जिनमें जो केवल एक को प्रदर्शित करेगा, और बहुवचन में सदैव ऐसे शब्द आएंगे जो बहुत सारे को प्रदर्शित करेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल एक को ही प्रदर्शित करते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल बहुत को प्रदर्शित करते हैं। उनको फिर किस कैटेगरी में रखेंगे, ये जो टॉपिक है विस्तार से जानेंगे। और जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको वहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे कहने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उसके बाद रहेगा आपका साहित्य वाला पोर्शन। साहित्य वाले पोर्शन में क्या दिया गया, पद्य खंड के कुछ कवि दिए गए, उपन्यासकार दिए गए, रचनाकार दिए गए, उन सभी को जानेंगे। और उसके बाद है गद्य खंड। गद्य खंड में जितने भी व्यक्तित्व दिए गए हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो आज का था आपका पाठ्यक्रम। इसके बाद जितनी भी क्लासें रहेगी उन क्लासों में हम इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। केवल हमारा उद्देश्य रहेगा टॉपिक को पढ़ना और उसे याद करना, ताकि आपकी जो आगामी परीक्षाएं उस परीक्षा में आपको बेहतर से बेहतर